तेज नेता, हिमाचल प्रदेश की आन बान शान, जिसने देश की और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का स्थान प्राप्त किया, और 2024 का माननीय मोदी जी का चुनाव जिनके और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे हिमाचल के सपूत श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी इस अर्की कुनिहार की पवित्र धरा पर पधारे हैं। हम जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें। 1 मिनट तक तालियां बजती रहनी चाहिए, लगातार बजनी चाहिए, पीछे भी आगे भी, और सीटियां भी बजती रहनी चाहिए। जरा एक बार जोरदार तरीके से माननीय नड्डा जी का हम अभिनंदन करें। बोलिए नड्डा जी को जय श्री राम। मंचासीन शिमला संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद, और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से 1 तारीख को डलने वाले वोट के बाद 4 तारीख को दूसरी बार लोकसभा में जाने वाले ऐसे हमारे छोटे भाई श्री सुरेश कश्यप जी, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हम बजा दें, उनको प्यार आशीर्वाद आपका मिल जाए। आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी, माननीय राज्यसभा सांसद, आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, माननीय राज्यसभा सांसद, हमारे प्रिय श्री सुखराम चौधरी जी, आदरणीय बलबीर वर्मा जी, भाई केएल ठाकुर जी, आदरणीय लखविंदर राणा जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, छोटी बहन रश्मिधर सूद जी, आदर के योग्य श्री रतन पाल जी, आदरणीय श्री राजू ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, उनके लिए भी एक बार तालियां। श्री गोविंद राम शर्मा जी, आदरणीय डेजी ठाकुर जी, भाई वीरेंद्र कश्यप जी, जिला के सभी पदाधिकारी मंडलों के अध्यक्ष और सोलन जिला के विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी आदर के योग्य भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, 3 नारे मेरे पीछे लगाने हैं। आप लोग कई घंटे से माननीय नड्डा जी का इंतजार कर रहे हैं। पता लगना चाहिए कि अपने नेता के सामने आपका दृष्टिकोण क्या है, कितने दम से आप शिमला की सीट को जिताने वाले हैं। मैं बोलूंगा, फिर एक बार आप बोलेंगे मोदी सरकार दम से, इधर भी दम से। सुधा जी, थोड़ा झंडा किथे आज है? फिर एक बार। ये बीच वाले क्यों नहीं लगा रहे भाई? जरा इधर भी फिर एक बार। अच्छा, अब हाथ नहीं करना, मुट्ठी बंद करनी है, जोर से मुट्ठी बंद करनी है। कैमरे जरा पीछे को करिए भाई, जरा पता लगे कि कितनी जोर से हाथ उठाया है। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। मैं बोलूंगा सुरेश कश्यप, आप बोलेंगे दूसरी बार सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा, बीजेपी। साथियों, हमें माननीय नड्डा जी को सुनना है। मैं उनके और आपके बीच में नहीं रहूंगा, केवल एक आग्रह करना चाहता हूं। आज हम हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह कर रहा हूं, यहां से जाने के बाद हम घर घर में जाएंगे, मोदी जी के नाम की, नड्डा जी के नाम की, सुरेश कश्यप जी के नाम की अलख जगाएंगे। ये राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है। अगर इसके लिए गोविंद राम जी, पाल जी, राजू जी,
और हमारी सभी नेता एक मंच पर आ सकते हैं। हम सारे झगड़े मिटाकर मोदी जी के लिए खड़े हो जाएंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है। हम घर घर में जाएं और ये अलख जगाएं, कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। और ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार, 1.5 साल से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, उसको भी पता लगना चाहिए 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश की जनता को दुख ही दुख दिया है। नाम सुक्खू सरकार केवल दुखू सरकार बन करके रह गई है। ऐसी सरकार को भी टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। जरा खड़े हो जाइए और अलख जगाइए और एक बार दम के साथ मोदी जी का नारा लेकर उस महान शख्सियत को, उस राष्ट्रभक्त को जो सदियों के बाद मेरे देश को मिला है, उसको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। वो घड़ी आ गई है जो आप 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे। मेरा आग्रह रहेगा, जो हम जिसके लिए सुनने के लिए सब आतुर थे, विश्व की सबसे राजनीतिक बड़े दल की जो हमारे नेता और सबसे बड़ी पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो आप सबको हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा करबद्ध प्रार्थना से आप सब खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आए और अपना मार्गदर्शन हम सबको करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील और आपके जिले से संबंधित हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके हरमन प्यारे यहां के प्रत्याशी श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे नव निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य श्री हर्ष महाजन जी, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय काम किया, जो हिमाचल सरकार में मंत्री रहे, श्री सुखराम चौधरी जी, राज्यसभा में मेरे साथी और जिनके साथ संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला, श्री सिकंदर कुमार जी, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे लोकप्रिय शिमला से विधायक रहे और हैं बलबीर वर्मा जी, मेरे साथी केएल ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत जी, श्रीमती रश्मिधर सूद जी, श्रीमती डेजी ठाकुर जी, विवेक शर्मा जी, रतन सिंह पाल जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री वीरेंद्र कश्यप जी, हमारे नव पार्टी में आए नौजवान साथी राजेंद्र ठाकुर जी,
गोविंद राम शर्मा जी, परमजीत पम्मी जी, लखविंदर राणा जी, राजेश कश्यप जी और सभी वरिष्ठ गणमान्य विराजमान सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां शिमला के इस लोकसभा के चुनावी सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे आज चुनाव के प्रचार में अपने प्रदेश में आने का सौभाग्य मिला है। सुबह से मैं प्रचार में लगा हूं। पहले मैं कांगड़ा में फतेहपुर में था, फिर चंबा और उसके बाद आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो मां शूलिनी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने चुनावी समर में किस तरीके से उन्होंने काम किया है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से देश आगे गया है, उसके बारे में उन्होंने तफसील से आपके सामने चर्चा की है। जो काम 10 साल में मोदी जी ने किए, जो देश का स्थान दुनिया में आगे बढ़ाया और एक जिसे हम पिछलग्गू देश के रूप में देखा करते थे, आज हमारा देश अग्रगणी देशों में खड़ा हुआ। ऐसे मोदी जी के काम को मैं कुछ मिनटों में आपको बता दूं, यह संभव नहीं है। यह कठिन काम है। कैसे देश बदला, कैसे उनके नेतृत्व में देश आगे गया, ये सारी बातों को आपको बताना शायद कुछ मिनटों में संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और मैं बारंबार बोलता हूं, क्योंकि मुझे राजनीति में लगभग अब 40 वर्ष हो गए। मैंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे, पार्टी का भी उतार चढ़ाव देखा है और चुनाव में लोगों के मन को टटोलने का भी मौका मिला है। यह देश को आगे ले जाना मोदी जी के नेतृत्व में यह तो संभव हुआ ही हुआ है। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज राजनीति की सोच, राजनीति का चाल चरित्र, राजनीति का रंग ढंग, राजनीति की परिभाषा, राजनीति के काम करने का रास्ता, यह बदल चुका है। और जब मैं इसको बदल चुका बोलता हूं तो आपको याद भी दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले भारत का आम नागरिक, भारत का आम व्यक्ति, भारत का साधारण मानवी यह मान चुका था कि राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सब एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 10 साल पहले साधारण मनुष्य सोचता था। लेकिन 10 साल में भारत के मानवी में, साधारण व्यक्ति में, साधारण नागरिक में यह हिम्मत आई है कि आज वो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा है। यह बदलता भारत है। आज साधारण व्यक्ति समझ गया है कि हां, बदल सकता है, हम बदल डालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे,
अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब हम भ्रष्टाचारी देश नहीं कहलाएंगे। अब हम पिछड़ग्गू देश नहीं कहलाएंगे। अब हम मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बजे, इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए राजनीति की परिभाषा बदल गई। पहले राजनेता जाति के नाम पर लड़ते थे, मजहब के नाम पर लड़ते थे, इलाके के नाम पर लड़ते थे। मैदानी इलाका की पहाड़ी इलाका, नदी के इस पार का या उस पार का, अगड़ा या पिछड़ा, किस धर्म का, किस मजहब का। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल फूट करो और राज करो की राजनीति चलाई। भाई को भाई से लड़ाया, मजहब को मजहब से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई। और अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, उत्तर को दक्षिण से लड़ाने में लगे हुए हैं। नए नए किस्से खड़े करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही मंत्र लेकर के चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसको लेकर के आगे बढ़ चले। और इसी कारण से आज न जाति पर न धर्म पर, आज अगर राजनीति है तो विकासवाद की राजनीति है, विकासवाद की राजनीति है। आज अगर राजनीति है तो जवाबदेही की राजनीति है। आज अगर राजनीति है तो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम ये डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। मित्रों, अभी अभी हमारे सुरेश कश्यप जी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये छोटी घटना नहीं है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डमाडोल है। आज चाइना की अर्थव्यवस्था पीछे खिसक रही है। आज जापान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी डमाडोल है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर 11वें स्थान के अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और सुरेश कश्यप को जिता के भेजना, 3 साल में भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। पीछे कोरोना आया। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। कोई देश नहीं जानता था। अमेरिका तय नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं। कभी लगाया, कभी हटाया, कभी हटाया, कभी लगाया। आंदोलन हो गए, स्ट्राइक हो गई लॉकडाउन हटाने के लिए। वो तय नहीं कर पाए कि जान जरूरी है कि जहान और जरूरी है। वो तय नहीं कर पाए। वो तय नहीं कर पाए कि जान जरूरी है, मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कठोर फैसला लेकर भारत के अस्मिता को जगाकर लॉकडाउन लगाया और उस समय कहा जान है तो जहान है, इसलिए जान को बचाओ। और 2 महीने में कोरोना के लिए हमने तैयारी की। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास कोरोना के लिए दवाई नहीं थी। 2 महीने में बहनों ने करोड़ों के हिसाब से मास्क बनाए, हैंड सैनिटाइजर लिए, देश को तैयार किया। और 2 महीने बाद मोदी जी ने कहा लॉकडाउन उठाते हैं, अब जान भी है और जहान भी है। और आप समझिए दुनिया में 140 करोड़ के देश को बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व ने किया। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा
इस देश में, मैं बार बार बताता हूं और आज भी बोलना चाहूंगा, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में बना था जापान में दवाई और 2006 में भारत में आया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पहला केस कोरोना का जनवरी 2020 को भारत में आया। अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि लगभग 100 देशों को हमने वैक्सीन, मैत्री में वैक्सीन दी। 100 कंट्रीज, 48 देशों को हम लोगों ने मुफ्त में वैक्सीन दी। मोदी जी ने मुफ्त में। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, अब देने वाला भारत बन गया। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज दुनिया में हम दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। मोबाइल दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया। मोबाइल बनाने में दूसरे नंबर का देश। 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, आप उसमें लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान। आज आप सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत मोबाइल बना रहा है। हर दृष्टि से विकास हो रहा है। ये G20 की बैठक सिर्फ G20 की बैठक नहीं थी। इस बैठक के समझौते जिस तरीके से हुए और जिस तरीके से उन समझौतों के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो स्थान मिला, वो भी हम सबको समझ लेना चाहिए। इसलिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, आप देखिए भारत कितना बदल गया। मैं खाली घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। कभी सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री पुतिन को फोन करके कहेगा कि युद्ध रुको, और कभी सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की को फोन करके कहेगा कि युद्ध रोको और दोनों युद्ध रोक दें और हमारा नौजवान यूक्रेन के सड़कों से अपना तिरंगा झंडा लेकर के सुरक्षित भारत आता है। यह बदलता भारत है। आज आप सब लोग तो पहाड़ी प्रदेश से हैं, हम सब लोग हिमाचल के। हमारे वीर जवान पुंछ में, राजौरी में, उरी में, सारे सेक्टर पर देश की रक्षा करते हैं। 10 साल पहले क्या था? पाकिस्तान गोली चलाता था। हम नगरोटा को रिपोर्ट करते थे। नगरोटा के रिपोर्ट होने के बाद वही बात को लेकर के चंडी मंदिर रिपोर्ट होता था। चंडी मंदिर से दिल्ली जाती थी रिपोर्ट हेडक्वार्टर में, और फौज के तरफ से हुक्म आता था अभी रुको, जब बताएंगे तब गोली चलाना। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह सब स्पष्ट आदेश है, जहां से गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक गोली रोकना मत। यह हमारे तरफ से स्पष्ट आदेश है। यह मजबूत सरकार है, वो मजबूर सरकार थी। यह मजबूत सरकार है, इसलिए अगर उरी में घटना घटती है तो दोपहर होते होते तक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, घर में घुस करके मारा जाता है। यह हम लोगों ने देखा है। यह मजबूत सरकार है, यह मजबूर सरकार नहीं है जो कश्मीरी आतंकवादियों को दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर बिरयानी खिलाकर समझौते की बात करते थे। यह मजबूत सरकार है। यहां मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को धाराशाही करके एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान कर देती है। यह मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है। जहां आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा था? मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में भ्रष्टाचार को ताला लग गया और कोई भी स्कैंडल नहीं हुआ। इस बात को हमको समझना चाहिए।
इसलिए ये मजबूत सरकार है और मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, मोदी जी ने गांव, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सब के सशक्तिकरण करने का काम, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी के नीतियों ने किया, मोदी जी के काम ने किया है। हर काम। मुझे मालूम नहीं कि आपको गांव की तस्वीर कैसे दिखती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यहां बैठे हैं बहुत से एमएलए। सुखराम जी लंबे समय से एमएलए हैं, हमारे हर्ष महाजन जी लंबे समय एमएलए रहे हैं, हमारे केएल ठाकुर जी एमएलए हैं। पूछो इनसे क्या स्थिति होती थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले क्या स्थिति थी। एक एक कंस्टिट्यूंसी में 70% पगडंडियां होती थी, पक्के सड़क नहीं होते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर सड़क पक्की हुई है। 12,000 किलोमीटर गांव की सड़कें, हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। बताइए जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जरा जोर से बोलो भाई, जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जोड़ा गया कि नहीं? आजकल हमारे लोग एक एक दिन में 4-4 धामे खाते हैं, 4-4 शादियां अटेंड करते हैं एक एक दिन में। फलाने गांव गया था जी, उन फलाने गांव चले, फिर फलाने गांव चले, स्कूटर को मारा किक और गाड़ी को दी सेल्फ स्टार्ट और तुरंत दूसरे गांव में पहुंच गए। पहले क्या होता था, साथ में झोला रखते थे, उसमें अपने रात के कपड़े रखते थे। किसी भी गांव में जाते थे तो दूसरे दिन ही आना होता था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके बस मिला करती थी। आज बदलता हिमाचल का गांव आज 12,000 किलोमीटर पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। आप बताइए, गांव में भी आज कोई पिता जब अपने घर पहुंचता है तो बच्चा उससे मोबाइल छीनता है कि नहीं छीनता है? ले आओ, दो पापा, दो, मैं खेलूंगा। और ये कांग्रेसी बोलते थे वाईफाई, ये तो भारत अनपढ़ है, गांव में ये वाईफाई क्या करेगा, वाईफाई क्या करेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे कांग्रेसी? बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि भारत तो अनपढ़ है, यहां गांव में वाईफाई क्या करेगा। मोदी जी ने गांव में 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया, ऑप्टिकल फाइबर, और 2 लाख गांव में हमारा ये वाईफाई पहुंच गया और कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया है। और जो लोग बोलते थे ना कि ये देश अनपढ़ है, मेरी बात अगर आपको सच्ची लगती होगी तो आपने मुझे बताना, आज क्या ये सच्चाई नहीं है कि सब्जी वाला भी अब डिजिटल पेमेंट लेता है? डिजिटल पेमेंट, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो। जिनको आपने अनपढ़ कहा मेरे कांग्रेसी मित्रों ने, वो भी आज डिजिटल पेमेंट लेता है। यह है भारत की ताकत जिसको मोदी जी ने पहचाना। मैं गरीब की बात करना चाहूंगा। गरीब के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल ये देने का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि 28 लाख लोग ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रही है। और इसका फर्क क्या पड़ा आपको मालूम है? 25 करोड़ लोग भारत के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, उनको विकास हो गया उनका, और वो गरीबी की रेखा से निकल आए। ये आज अंतर आ गया, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। कितने लोग? 25 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत में गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। हमारी महिलाएं बैठी हैं यहां पर। यह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं है मित्रों। मुझे मालूम नहीं आपने गांव की स्थिति देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन मुझे अपना बचपन याद है।
बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ पे चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, पगडंडियों पर बोझा उठा करके आती थी, तब जाकर के सुबह गीली लकड़ियों को जला करके उसके धुआं के बीच में फेफड़ों में लेकर के वो चाय बनाने का इंतजाम करती थी। बोलिए ये स्थिति थी कि नहीं थी? ये तस्वीर थी कि नहीं थी? आज बहनों को 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया गया है और गैस के कनेक्शन के साथ उनको जोड़ा गया है। बताइए आज परिवर्तन आया कि नहीं आया? महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ गैस की बात नहीं है। हमारे एमएलए बैठे, इनसे पूछना 15 साल 20 साल पहले क्या हुआ करता था। इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिलते थे हर पंचायत में, 2 मकान। मेरा वीडियो आता था, मेरे को बोलता था नड्डा साहब आपको इस साल 2 मकान इस पंचायत में मिले हैं, बोलो किसको दूं। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं क्या बांटूंगा, 2 लेकर के करूंगा क्या मैं? 1 अनार 100 बीमार। आज मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना दिए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान बने हैं। और यहां बैठे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, मेरी बात सही हो तो बताना, 10 साल पहले आपको पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए मिलता था। बिंदल जी मैं ठीक बोल रहा हूं? बिंदल बाबू मैं ठीक बोल रहा हूं? एक गांव में 2.5 से 3 लाख रुपए मिला करता था आपको विकास के लिए, और आज आपको एक पंचायत को 3 से 5 करोड़ रुपए मिल रहा है विकास के लिए। यह बदलता भारत है, यह बदलता गांव। आयुष्मान भारत की भी बात करूंगा। कहना बड़ा आसान होता है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय कहा गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। हमें समझ में नहीं आया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है। बोले सबको स्वास्थ्य। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। 5 करोड़, 5 लाख रुपए, 50 करोड़ लोगों को। ये सब एमएलए चिट्ठी लिखा करते थे, मेरे इलाके में गांव में गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास होना है, उसका वेल्व लगना है, उसको कैंसर हो गया है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, 2 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, और नहीं तो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा। आज मोदी जी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि जयराम ठाकुर ने भी हिम केयर में जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ने का काम किया और 5 लाख रुपए का हेल्थ का देने का काम किया। मित्रों, ये बदलता भारत है और इस बदलाव में अब एक और बदलाव आने वाला है। वो मेरी बात सुन लेना जोर से, ध्यान से। आप सुरेश कश्यप को चुनाव जिता के भेजो। अपने देश में जो भी बहनें 70 साल से ऊपर की हो जाएंगी, जो भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख रुपए की। यह बदलता भारत है, यह तस्वीर है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, इन सबको जोड़ने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं, आप बताओ आजकल हिमाचल में हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो भाई, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? आप बताइए, एयरपोर्ट की दृष्टि से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर दृष्टि से इंटरनेट, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो सकता है वो विकास की दृष्टि से किया जा रहा है। मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये तो मैंने आपको विकास की कहानी बता दी, लेकिन जो मैं यहां पर आया था, मुझे याद है मैं कुनिहार आया था चुनाव में, और उस समय आपने मेरी बात नहीं सुनी थी।
उस समय आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका नतीजा यह है कि आज आपके यहां हिमाचल में बैक गियर की सरकार लग गई। बैक गियर की सरकार, कोई फ्रंट गियर नहीं है। इसका फ्रंट गियर है ही नहीं। ये आगे चलती नहीं है, ये पीछे ही हट रही है, पीछे ही हट रही है। आप बताओ, 900 संस्थान बंद कर दिए, 900 इंस्टीट्यूशंस, 900 संस्थान बंद कर दिए। बोलो, ये बैक गियर की सरकार है कि नहीं है? बैक गियर की सरकार है कि नहीं है? और एक बात और मैं पूछना चाहता हूं। पिछले साल ट्रेजेडी हुई थी, त्रासदी आई थी, बाढ़ आया था, बादल फटे थे। मैं 4 बार आया था। यहां सोलन भी आया था, सिरमौर में भी गया था, शिमला भी गया था, मनाली भी गया था, मंडी में भी गया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे चारों बार जब मैं यहां आया तो प्रधानमंत्री जी ने उसके पहले यहां 200 करोड़ रुपए हमेशा राहत के लिए भिजवाए। और कुल उन्होंने 1782 करोड़ रुपए, मीडिया वाले, प्रेस वाले नोट कर लेना, 1782 करोड़ रुपए भिजवाए। 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनाने के लिए भिजवाए। 2,700 ग्रामीण सड़कें बनने के लिए अलग से पैसा भेजा। लेकिन ये सरकार अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ अपने को दे, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ कांग्रेसी को दे। ये सब कांग्रेसियों को देने लगे, अपने पार्टी के लोगों को। जो जरूरतमंद था उसको नहीं मिला। बोलिए, ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, रहने देनी है क्या? आप अब मेरी बात सुनोगे ना, समझोगे ना, ध्यान में आ गया ना? गलती की थी ना, खमियाजा भुगत रहे हो ना? वो बिजली मुफ्त हो गई भैया, बिजली मुफ्त हो गई भाई। एक तो आप गलत काम भी करो और फिर आप चुप भी रहो। जरा जोर से बोल तो दो, बिजली मुफ्त हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, सुरेश कश्यप को चुनाव जिता के भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना लगेगी और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो बिजली बचेगी वो हम सरकार खरीद लेगी और उसकी भी आमदनी आपको हो जाएगी। ये परिवर्तन। इसलिए मित्रों, ये बैक गियर की सरकार, ये जिन्होंने आपकी चिंता, मैं पूछना चाहता हूं, नौकरियां रेगुलराइज हो गई क्या? भत्ता लग गया नौजवानों को क्या? उस समय मैं बोलता था यार, काठ की हांडी है, चढ़ेगी तो जल जाएगी, एक ही बार चढ़ेगी, बार बार चढ़ेगी नहीं। तो उस समय आप बोलते थे ना ना, अब बोलते हो हाँ हाँ। दूर की सुन लिया करो भैया, काम आता है। देश को मजबूत करना है तो रास्ता एक है, कमल का निशान और हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनको हमको आगे बढ़ाना है, जिनके माध्यम से हमको देश को आगे बढ़ाना है। मित्रों, इन कांग्रेसियों के बारे में मैं क्या बताऊं? इनको आपकी चिंता नहीं है, रेश मात्र भी इनको आपकी चिंता नहीं है। ये तो अपनी परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार को, ये परिवार वाली पार्टियां हैं। ये जितना भी घमंडिया गठबंधन है ना, इंडिया अलायंस, ये सब परिवार की पार्टी हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को बढ़ाने में लगा है। मुफ्ती साहब चले गए, वो महबूबा को आगे बढ़ा के चले गए। प्रकाश जी बादल नहीं रहे, उन्होंने सुखबीर आगे बढ़ा दिया। चौटाला परिवार में परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह ने अखिलेश को बढ़ा दिया, अखिलेश ने डिंपल को बढ़ा दिया। लालू ने राबड़ी को बढ़ा दिया, राबड़ी ने तेजस्वी को बढ़ा दिया, तेजस्वी ने तेज प्रताप को बढ़ा दिया, तेज प्रताप ने मीसा को बढ़ा दिया, मीसा ने बीना को बढ़ा दिया। ये ममता ने अभिषेक अपने भतीजे को बढ़ा दिया। केसीआर ने केटीआर कविता को बढ़ा दिया। करुणानिधि ने स्टालिन बढ़ाया, स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन बढ़ा दिया। शरद पवार ने भी सुप्रिया सूले को बढ़ाया, अजीत पवार को धत्ता दिखा दिया। और उद्धव ठाकरे भी आदित्य को बढ़ाने में लगे हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियों का जमावड़ा है कि नहीं है? बताओ, ये परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? और ये सब भ्रष्टाचार को पनपाने में और बचाने में लगे हैं कि नहीं है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ।
अब आप ही देखो, सोनिया गांधी बेल पर नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू यादव बेल पर, अभी अभी 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, डीएमके के मंत्री जेल में। ये सारा जमावड़ा या तो जेल में है या बेल पर है। ये सारा जमावड़ा, ये सब भ्रष्टाचारी है। कौन कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया और कौन कौन सी चीज नहीं खाई इन्होंने। लालू चारा खा गया, लालू अलकतरा खा गया। अब बोलो कोई छोड़ा क्या? केसीआर की बेटी शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, दवाई घोटाला, ये सब जो है ये सारे का सारा जमावड़ा, ये परिवारवादी पार्टियां हैं और भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। और अब मैं एक जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाना चाहता हूं इस घमंडिया गठबंधन पर, ये राम विरोधी पार्टियां हैं, राम विरोधी पार्टियां। और आपको समझ लीजिए, ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था और कहा था राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला राम हमारी आस्था का विषय, उसके बारे में सोनिया गांधी की सरकार कोर्ट में लिख के देती है कि राम काल्पनिक है, राम कल्पना में है, राम का इतिहास नहीं है, राम का वैज्ञानिक वजूद नहीं है। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और कपिल सिब्बल क्या बोलता है कि यह किस्सा, ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, इसको लटकाओ अटकाओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि आपने कमल के निशान पर बटन दबाया और कमल का निशान पर बटन दबाने से मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। राम मंदिर का रास्ता कोर्ट ने प्रशस्त किया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी आपने देखा। यह है अंतर, यह है अंतर जिसको हमको समझना है। मैं दूसरी बात कहूंगा, ये सनातन विरोधी भी हैं। एक डीएमके का नेता उदयनिधि स्टालिन, वो बोले सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। डीएमके का नेता एक बोले कि सनातन एचआईवी है, और सोनिया गांधी चुप बैठे, राहुल गांधी चुप बैठे, प्रियंका गांधी कुछ बोले नहीं। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी। इनको क्या समझ में आएगा सनातन? सनातन हमारे करोड़ों के दिलों में बसा हुआ हमारा आस्था का विषय है, लेकिन ये सनातन विरोधी और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट संसद में अटैक करने का मास्टरमाइंड था। अफजल, उसको किसने फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। उसको किसने माफी नहीं दी? भारत के उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और ये शर्मिंदा हो गए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। और दूसरा नारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे नारे लगाने वालों के साथ जेएनयू में राहुल गांधी दूसरे दिन इनके साथ जाके खड़ा हो जाता है। बोलो ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? बोलो ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? राहुल गांधी इनके साथ खड़ा हो जाता है और इतना ही नहीं, अभी एक को एमपी का कैंडिडेट बना करके चुनाव भी लड़ा रहा है। ये राष्ट्र विरोधी लोग। बाटला हाउस के इनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है, हमारा शर्मा जो उसको गोली मारता है, उसके बाद हमारे ये अपने खुर्शीद आलम उस समय के मंत्री, वो क्या कहते हैं कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई क्योंकि आतंकवादी मारा गया। आप पाकिस्तान के समर्थक हो कि भारत के हो? ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हो।
ऐसे लोग बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? अभी बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। राजनाथ जी ने कहा कि पीओके के लोग अपने से भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपको मालूम है फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मतलब तुम पाकिस्तान के वकील हो क्या? तुम पाकिस्तान की वकालत कर रहे हो क्या? ये देशभक्ति है क्या? मित्रों, एक बात आप बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि आज मजबूत भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत, सामर्थ्यवान भारत और विकसित भारत, इसको अगर पूरा करना है तो मोदी जी को आगे लाना है और उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है। और उसके लिए सुरेश कश्यप को यहां से आपका आशीर्वाद मिलना है। यही आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं। बोलिए करेंगे ना? जरा जोर से बोलिए, करेंगे ना? कश्यप को जिताएंगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन समस्त जिला को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करने के लिए बुलाऊंगा अपने जिला के महामंत्री आदरणीय भरत सानी जी को, आए और धन्यवाद करें सभी का। मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम।